कल आपको मैंने भाषा, व्याकरण और व्याकरण के 3 नियमों के बारे में बताया था कि एक तो वर्ण विचार, एक शब्द विचार और एक वाक्य विचार होते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको वर्ण विचार में स्वर के बारे में बताया था कि जो स्वर हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है और जिसमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये सब जो हैं, एक बार फिर हम रिपीट करते हैं कि ये जो स्वर हैं ये सब स्वतंत्र हैं और इनमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे यदि अ बोलेंगे तो अ की ध्वनि ही सुनाई देगी, आप आ बोलेंगे तो आ की ही ध्वनि सुनाई देगी। आ, किसकी आवाज़ आ रही है पीछे? आ की, है ना। तो ये अपने आप में सब स्वतंत्र हैं, लेकिन इन स्वरों के भी भेद होते हैं। जो स्वर हैं इनके क्या हैं? इनके 3 भेद हैं। नंबर 1 पे है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। नंबर 1 पे है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या? कि ऐसे स्वर जिनका जब हम उच्चारण करें तो उच्चारण करते समय, बोलते समय बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, ए, री। ये क्या है कि इनका जब आप उच्चारण कर रहे हैं, इनको जब आप बोल रहे हैं तो जो बोलते समय उच्चारण का जो समय है वो बहुत कम लग रहा है। लेकिन नंबर 2 पे दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है उसमें कम समय लगता है ह्रस्व में, और जो दीर्घ स्वर हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जैसे आ, ई, ऊ, ऐ, ओ, औ। ये क्यों? क्योंकि इनमें मात्रा लग गई है। अ, आ, अ, आ, ह्रस्व, आ दीर्घ। तो ये दोनों में अंतर हुआ। तीसरा इसमें एक आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कि जिन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे प्लुत स्वर में क्या कि हम कहें ओम, क्या बोले? ओम। तो ओम जो बोला इसके उच्चारण में स्वर एवं दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगा। तो ये कुछ ही शब्द होते हैं, लेकिन हमें फिर भी क्या है कि समझना है कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है और प्लुत में ह्रस्व, दीर्घ और दोनों से ज़्यादा समय लगता है। तो ये स्वर आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गया होगा। अब हम व्यंजन के बारे में बताते हैं। नंबर 2 है व्यंजन। व्यंजन जिनका उच्चारण, ध्यान से सुनिएगा, और जब हम इसको आपको पढ़ाते हैं तो कॉपी पेंसिल ये सब नोट करते रहा कीजिए। व्यंजन क्या है? व्यंजन क्या कि व्यंजन जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर, देखिए अंतर, जो स्वर हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होंगे, ठीक है, और जब हम उनका उच्चारण करेंगे आ तो आह की ही आवाज़ आएगी, किसी और की नहीं आएगी। लेकिन जो व्यंजन हैं
उन्हें स्वरों की सहायता से ही बोला जाएगा। वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, छ, ट, ठ, ढ, ये सब जितने भी हैं, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, म, ये सब जितने भी हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र है ही नहीं, आज़ाद नहीं है। वो आज़ाद थे, वो स्वतंत्र थे, लेकिन इनको आज़ादी नहीं। ये हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाएंगे। बिना स्वरों की सहायता के बिना आप इन्हें बोल ही नहीं सकते, है ना। जैसे देखिए, आप ही बोल के देख लीजिए। का बोलिए, क, ख, ख, ग, क्या है ये? तो ये जो क, ख, ग बोल रहे हैं, क्या ये स्वतंत्र हैं? नहीं है ना। इसमें क्या स्वर की आवाज़ आ रही है? आप ही बता दीजिए। आ रही है? आ रही है ना आवाज़। जैसे क, तो क स्वतंत्र नहीं है। क के बाद किसकी ध्वनि आ रही है? अ की। ख, ख में भी का के बाद आ की आवाज़ आ रही। ठीक है। तो जो ये स्वरों की सहायता से ही बनते हैं, ये स्वतंत्र नहीं है। कौन? जो व्यंजन। ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ और देखनी है कि जो ये व्यंजन हैं, व्यंजनों का उच्चारण बहुत अच्छा, रुचिकर है ये। ये क्या है? इनका एक उच्चारण स्थान भी होता है। देखिए कैसे, कि जैसे क्या बोलें आप, क, ख, ग, घ, इसकी जो ध्वनि है, वो आप ये बताइए उच्चारण में कि इसकी जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। बोल के देखिए ना, आप स्वयं बोलिए। क, ख, ग, घ, इसका जो उच्चारण स्थान है, तो इसे हम बोल देंगे, ये जितने 5 वर्ण हैं, क्या? कवर्ग। क्या बोलेंगे? कवर्ग। नाम सुना होगा आपने। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, सुना है ना। लेकिन जो इनका उच्चारण स्थान है, आप खुद देखिए, ये क, ख, ग, घ, ये कंठ की, गले की सहायता से। आप इन्हें क्या जीभ की सहायता से बोल देंगे? खुद ही बोल के देख लीजिए। क्या क को आप जीभ लगा के बोलेंगे? बोलिए जरा, बोलिए। नहीं बोल पाएंगे ना। तो क, ख, ग, घ, जो इनका उच्चारण स्थान है, हमेशा कंठ से, गले से ही इनकी आवाज़ निकलेगी, गले से ही ये बोले जाएंगे। दूसरा आता है च, छ, ज, झ, य, ये क्या है? ये क्या है? चवर्ग, तालव्य, तालव्य, तालव्य। ठीक है। तालव्य, तालव्य कैसे? कि च, छ, ज, झ। देखिए जीभ कहाँ लग रही है? तालू पे लग रही है। जो आपकी जीभ है कहाँ लग रही है? च, छ, ज, झ। का में तो नहीं लग रही। का के जो जीभ लगेगी वो क्या है? वो कंठ से ही आवाज़ आएगी। लेकिन च, छ, ज, झ यहाँ कहते तालू पे ऊपर आपकी आवाज़ लग रही है ना। आपकी जो जीभ है कहाँ लग रही है? वो ऊपर। तो ये तालव्य से। फिर है टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, है ना। तो ये क्या है? ये क्या? मूर्धव्य, मूर्धव्य। ये जो है मूर्धव्य, ट, ठ, ड, और क्या? च, छ। ये जो तालव्य है वो आगे की ओर थोड़ा, जीभ लगी ऊपर ही, और मूर्धव्य थोड़ा सा पीछे, ट, ठ, ड, ढ, है ना। तो उससे मूर्धव्य हो गया। तो वो क्या हो गया? टवर्ग। फिर आता है तवर्ग। तो तवर्ग जो है, त, थ, द, ध, न, कहाँ, किसकी सहायता से बोले जा रहे हैं? देखिए इसमें आप खुद ही बता दीजिए क्या लग रहा है। इसमें दांत लग रहे हैं, है ना। दांतों, दंतव्य की सहायता से, दांतों की सहायता से त, थ, द, ध, न लग रहे हैं कि नहीं? बोल के देखिए आप खुद ही। त, थ, द, ध, न किसकी आवाज़ आ रही है? ये दांतों से आवाज़ आ रही है। तो ये दंतव्य, दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। फिर है पवर्ग, प, फ, ब, ब, क्या लग रहे हैं इसमें? होठ, ओष्ठव्य,
हैं, ओष्ठ की सहायता से, होठ की सहायता से। प फ ब भ म, प फ ब भ म। तो ये क्या है, ये इन्हें कहेंगे पवर्ग। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और इनका मैंने बताया कि इन सबका उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है। तो ये जो पवर्ग हैं ये ओष्ठव्य की सहायता से, कवर्ग कंठ की सहायता से, चवर्ग तालु की तालव्य की सहायता से, टवर्ग मूर्धव्य की सहायता से, तवर्ग दंतव्य की सहायता से और पवर्ग होष्टव्य की सहायता से। अब ये है कि इतना आपको मैंने बताया। अब हमें ये है कि इसमें जो व्यंजन हैं इसके भी प्रकार हैं, जैसे स्वर के प्रकार थे ना, तो इसी प्रकार से व्यंजन के भी प्रकार। तो जो व्यंजन के प्रकार हैं इसमें है एक तो स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 है, नोट कर लीजिए, दूसरा है अंतःस्थ स्थान, तो तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन, और 5वां है आयोग वहा, नंबर 6 विसर्ग, नंबर 7 हलंत, नंबर 8 पे है मात्रा। तो इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये व्याकरण में जो दिए हैं, लेकिन हमें सीखना है कि आखिर ये हैं क्या। तो स्पर्श व्यंजन तो मैंने आपको बताया कि ऐसे व्यंजन जिनके जब उच्चारण हम करते हैं, जिनके उच्चारण करते समय हवा या वायु कह लो, है ना, हवा या जो वायु है वो कंठ, गले, तालु तालव्य, मूर्धव्य, दांत और ओष्ठ को स्पर्श करके बाहर आती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये भी उच्चारण का मैंने बताया भी कि कैसे कैसे इनके उच्चारण किए जाते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरा है अंतःस्थ स्थान, नंबर 2 प्रकार। अंतःस्थ स्थान क्या कि इसमें जीभ मुंह के विभिन्न भागों को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, पूर्ण रूप से भाग को स्पर्श नहीं करती, बल्कि आधा स्पर्श करती है। जैसे ऐसे कौन से व्यंजन हैं, ये हैं य, र, ल, व। आप खुद बोल के देखिए, है ना। तो जीभ क्या है, मुंह के विभिन्न भागों को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं कर रही, बल्कि क्या है, आधा स्पर्श, आधा छू रही है, य, र, ल, व। तो ये क्या है, इनका हमने नाम क्या है, इनका नाम है अंतःस्थ स्थान, अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म, ऊष्मा माने गर्म होता है ना। तो श, श, स, ह इन व्यंजनों का जब आप उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हवा है वो मुंह के विभिन्न भागों से घर्षण, एक टकराहट सी, है ना, एक घर्षण करती हुई टकराती है, और घर्षण के कारण लगता है जैसे सांस गर्म हो रही है, जैसे जो हमारी सांस है वो कैसी हो रही है, गर्म हो रही है। ठीक, तो ये व्यंजन कौन से हैं, जैसे श, श, सह, श, श, सह। तो ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। समझ आ गया, ऊष्म का अर्थ है गर्म, और कौन से व्यंजन, श, श, सह, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो कैसा लगता है कि मुंह के विभिन्न भागों से जैसे जो वायु है वो घर्षण करके, टकराहट करके आ रही है, श, श, सह। ठीक है, फिर अगला आता है संयुक्त व्यंजन। ये ऐसे व्यंजन होते हैं, व्यंजन समझ रहे हैं ना भाई, क, ख, ग, ये ऐसे व्यंजन हैं जो दो व्यंजन, संयुक्त माने जहाँ दो हो, जोड़ हो, तो जो संयुक्त व्यंजन है ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। जैसे कौन से व्यंजन है, क्ष क्षत्रिय है, त्र त्रिशूल है, ज्ञ ज्ञानी है, गय ज्ञ, त्र तर त्र, हैं, क्ष 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 क्ष, ये हो गया है ना। तो क्या है ये, क्षर, श और य। तो ये क्या है, क धन श बराबर क्ष बना, त धन र बराबर त्र बना, ज धन य, ये ज्ञा बन गया। तो ये क्या है, संयुक्त हो गए, तो संयुक्त व्यंजन हुए। ये प्रकार कौन सा हुआ, संयुक्त व्यंजन। तो 5वां आता है इसमें आयोग वाह। आयोग वाह क्या कि आयोग ने, आयोग जैसे अ के आगे विसर्ग लगा दो और अंगूर बोलो, अंगूर के आगे ये अनुस्वार, ये लगा देते हैं। जहाँ अनुस्वार, इसे दूसरे अर्थ में कह लीजिए, जहाँ अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग होता है,
तो वो ये व्यंजन है। जैसे अनुस्वार में क्या कि इसका जो उच्चारण है अनुस्वार का, इसका नाक से होता है। जैसे कंस कहें, अंगूर कहें, मंगल कहें, तो इसमें बिंदी लगाते हैं। अंगूर कहेंगे तो ऊपर बिंदी लगाएंगे ना, मंगल कहेंगे तो मंगल पे माँ पे ऊपर बिंदी लगेगी ना। तो इसमें उच्चारण जब होता है तो नाक से थोड़ी आवाज़ आती है, नाक से होता है। तो कंस, मंगल, अंगूर, ये अनुस्वार हुए। ठीक है। दूसरा है अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ेगी। देखिए ये सब ऐसे ही नहीं बना है, आप देखिए, अगर अपना खुद भी बोल के देखिए तो अनुनासिक में इसका उच्चारण नाक और मुंह की सहायता से, जैसे आँख, वहाँ क्या बोला, मंगल, कंस, अंगूर, वहाँ नाक की आवाज़ है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मुंह और नाक दोनों की आवाज़ है। जैसे आँख, चांद, सांप, चंद्रबिंदु लगा है। तो क्या है, ये अनुनासिक हो गए। और दूसरा क्या है, अनुस्वार। ये आपको ज्ञान भी होना चाहिए कि जहाँ बिंदी लगती है वो अनुस्वार, और अनुनासिक जहाँ चांद की तरह बनता है ना। फिर आता है इसमें नंबर 6 पे विसर्ग। इसके उच्चारण ह की आवाज़ आती है। संस्कृत में कहते हैं विसर्ग। नम, नम में विसर्ग लगा दो, नमः। प्राथ में विसर्ग लगा दीजिए, प्रातः। अत, इसमें विसर्ग लगाई, अतः। तो ये सब हो गया। इसके बाद आता है हलंत। इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाएगा। इसका जो प्रयोग है व्यंजन के कहाँ किया जाता है, नीचे। चिट्ठी, क्या बोलेंगे, चिट्ठी। ट में वो हलंत बन गया, इस तरह का साइन है। एक डंडी सी, छोटी सी, टेढ़ी सी किस्त है, उसे क्या है, वो हलंत हो गया। इसके बाद नंबर 8 पे आता है मात्रा। मात्रा क्या कि जब व्यंजन के रूप को परिवर्तित करें, और उस परिवर्तित रूप को किसके द्वारा किया जाता है, मात्रा के द्वारा। जैसे बहुत से शब्द हैं। जैसे क्या कि कम है, लेकिन क में आ की मात्रा मिला दीजिए तो एक शब्द हो गया कम, और मात्रा लगाते ही बदल गया क्या, उसका अर्थ काम, है ना। ऐसे ही क्या है, कीमत है। कीमत में हमने बड़ी की मात्रा लगा दी, तो वो मात्रा कौन सी है, वो आपको पता ही है। ई की मात्रा ऐसी है, वो हम बचपन से सीखते हैं। छोटे यू की मात्रा कैसे लगती है, बड़े यू की मात्रा कैसे लगाई जाती है, औ की मात्रा में कैसे लगाते हैं। तो ये क्या है, ये सब जो रूप परिवर्तित होता है, ये सब मात्रा के कारण किया जाता है। तो क्या है, जैसे काम है, आ की मात्रा, किस, ये क्या है, छोटी की मात्रा, कीमत, बड़ी की मात्रा लग गई, कुल, ये क्या है, छोटे ओ की मात्रा, फूल, ये इसमें क्या लगा, बड़े ओ की मात्रा। फिर क्या है, केवल, केवल में ए की मात्रा, केवट, इसमें आई की मात्रा। फिर कोर, कोर, और, ये क्या है, ओ की मात्रा। और कौरव, कौरव में 2 मात्रा। फिर री, कृपा, कृपा, क्या बोला, कृपा। तो ये सब मात्राओं का खेल हुआ। ये आपने क्या देखा, मात्राओं का खेल। तो ये अभी आपको एक तो भाषा के बारे में बताया बहुत विस्तार से, फिर व्याकरण शुरू किया। तो व्याकरण तो मैंने आपको बताया कि एक बहुत व्यापक भंडार है व्याकरण का। तो व्याकरण में लेकिन जो शुरुआत है वो भाषा, और फिर ये स्वर और व्यंजन, और उसके बाद शब्द निर्माण, और फिर तो चलता ही जा रहा है। वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। तो मुझे विश्वास है आपको समझ आ गया होगा। आप सभी को यदि मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।